दोस्तों, मैं फ़ज़ाकिर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा नीट 2021 का पेपर। आज हम आपके सामने पूरा पेपर एक ही वीडियो में पेश कर रहे हैं और इसका आंसर भी बताएंगे। सॉल्यूशन आपको करना है और सॉल्यूशन के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। स्टूडेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की तलाश में रहते हैं, उनके लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगा। नीट में वैसे तो आमतौर पर 180 प्रश्न आते हैं, 45 फिजिक्स के, 45 केमिस्ट्री के और 90 बायोलॉजी के। लेकिन 2021 में जो पेपर हुआ है उसमें 200 प्रश्न दिए गए थे, 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री और 100 बायोलॉजी के। और हल करने के लिए आपको जो आंसर देने थे 180 के ही देने थे। तो ये इस पेपर में 200 प्रश्न होंगे। तो अनुभाग एक भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, इसमें हम प्रश्न पढ़ेंगे और इसका आंसर बताएंगे। तो पहला प्रश्न है, प्रिज्म से निर्गत कोण के मान को ज्ञात कीजिए। कांच का अपवर्तनांक √3 है, ये दिया गया है। 60 डिग्री इसका आधार कोण है। तो इसमें देखें कौन सा इसका आंसर होगा, यानी निर्गत कोण कितना आएगा। तो ये है हमारा आंसर, 60 डिग्री होगा। दूसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चले। अगला प्रश्न है, एक बृहद फोकस दूरी तथा बृहद द्वारक का लेंस दूरदर्शी के अवदृश्य के लिए अत्यधिक उपयोगी होता है, क्योंकि इसमें क्या कारण है कि एक बृहद फोकस दूरी तथा बृहद द्वारक का लेंस दूरदर्शी के अवदृश्य के लिए अत्यधिक उपयोगी है। तो इनमें सभी कारण हैं, 1, 2, 3 में जो कारण लिखे, तो इसमें आंसर जो है वो चौथा होगा, उपयुक्त में से सभी। दिए गए संयोजन में तुल्य धारिता, ये हमारा सर्किट दिया गया है। इसमें इसके लिए तुल्य धारिता कितनी आएगी, देखें आंसर इसका कौन सा सही होगा। तीसरा ऑप्शन में जो 2C दिया है तो वही हमारा आंसर होगा। चौथा प्रश्न तरफ चलते हैं। स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड दिए गए हैं। धात्वीय चालक से प्रवाह धारा से संबंधित कुछ भौतिक तथ्य व्यक्त करता है। पहला स्तंभ और दूसरे स्तंभ समान गणितीय संबंध जिनमें विद्युत राशियाँ सम्मिलित होती हैं को व्यक्त करता है। तो इसका हमें मिलान करना है, सही। तो देखें इसमें कितना, किसका मिलान किससे होगा। गमन वेग ये हमारा R से होगा और विद्युतीय प्रतिरोधकता E/J होगा, S से होगा। तो इसमें आंसर हमारा देखिए आ गया है, दूसरा ऑप्शन है वो सही है। A से R का मिलान होगा, B का S से, C का P से और D का Q से। ये पांचवा प्रश्न है, इसमें धुंधला दिखाई दे रहा है। ये फोटो स्टेट है पेपर जो व्हाट्सएप पे आया था इसकी, तो मैं पढ़ता हूँ। इसमें दिए गए चित्र के अनुसार एक L प्रेरकत्व का प्रेरक, एक C धारिता का धारित्र तथा एक R प्रतिरोध का प्रतिरोधक V वोल्ट विभवांतर के प्रत्यावर्ती स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़ा है। LCR पर विभवांतर क्रमशः 40, 10 तथा 40 वोल्ट है। LCR श्रेणी परिपथ में प्रवाह धारा 10√2 एम्पियर है। परिपथ का प्रतिबाधा कितनी होगी, ये हमें निकालना है। तो देखें इसमें देख रहे हैं ये 40 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है और ये 40 वोल्ट है। इसको हल किया है तो इसमें आंसर आया है 5 ओम। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है। आगे चले, इसमें अगला सवाल, छठा प्रश्न है, एक समांतर प्लेट धारित्र के प्लेटों के बीच एक समान विद्युत क्षेत्र E है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी d तथा प्रत्येक प्लेट का प्रतिरोध A हो तो धारित्र में एकत्रित ऊर्जा कितनी होगी, जहाँ ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है। तो इसमें जो ऊर्जा का जो आया है व्यंजक वो है, फोर्थ ऑप्शन में है 1/2 ε0 E²AD। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। सातवें प्रश्न में है, ध्रुवीय अणु ऐसे अणु होते हैं जिनमें स्थायी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है। अगले सवाल देखते हैं। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों A और B कथन दिए गए, इसमें विचार करना है और सही चिन्ह लगाना है।
तो ए और बी में जो कथन है वो एक जेनर डायोड उत्क्रम अभिनत में जुड़ा है जब विभव निरंतर की तरह प्रयुक्त होता है। और पीएन संधि का विभव प्राचीर 0.1 वोल्ट तथा 0.3 वोल्ट के बीच होता है। तो इसमें बी जो है वो गलत है, ए ऑप्शन हमारा जो ए कथन है वो हमारा सही है। तो डी ऑप्शन में है ए सत्य और बी गलत है। नवा प्रश्न देखते हैं। एक कण पृथ्वी सतह से एस ऊंचाई से गिराया जाता है। कुछ निश्चित ऊंचाई पर उसकी गतिज ऊर्जा इसकी ऊर्जा की 3 गुना होती है। इस क्षण कण की पृथ्वी सतह से ऊंचाई तथा कण की चाल होती है। तो इसमें सॉल्व कर लेंगे तो इसमें हल आ जाएगा। जो उसकी पृथ्वी सतह से ऊंचाई होगी वो s/4 और कण की चाल होगी वो √3g(s/2) होगी। तो ए ऑप्शन इसका सही है। 10वां प्रश्न है। नगण्य कार्यफलन के प्रकाश सुग्राही सतह पर लैम्डा तरंगदैर्घ्य की एक विद्युत चुंबकीय तरंग आपतित होती है। यदि सतह से उत्सर्जित स्मॉल m द्रव्यमान के फोटो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा डी हो तो लैम्डा डी यानी इसमें लैम्डा डी और लैम्डा में क्या संबंध होगा वो हमें निकालना है। तो देखें आगे हम चलते हैं। इसका सॉल्यूशन करने के बाद जो हमारा आंसर होगा वो कितना आएगा। तो ये है हमारा डी में लैम्डा बराबर आ जाएगा 2mc/h लैम्डा डी स्क्वायर। तो डी जो चौथा ऑप्शन है वही सही है। समान लंबाई समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा समान पदार्थ के समांतर क्रम में जुड़े 4 तारों का तुल्य प्रतिरोध 0.25 ओम है। यदि उनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। तो इसको सॉल्व करें कितना आएगा। तो इसको सॉल्व किया है तो इसका 4 ओम आया है। तो आगे देखते हैं 4 ओम है हमारे पहले ऑप्शन में। तो पहला ही ऑप्शन सही है। एक टरबाइन को चलाने के लिए 15 किलो पर सेकंड की दर से 60 मीटर ऊंचाई से पानी गिरता है। घर्षण के कारण प्रारंभिक निवेशी ऊर्जा के 10% की हानि होती है। टरबाइन के द्वारा कितनी शक्ति उत्पन्न की जाती है जबकि जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व किया गया है तो इसका आंसर आया है 8.1 किलोवाट। तो ये हमारा जो आंसर है वो आया है तीसरे ऑप्शन में दिया है 8.1 किलोवाट। तो तीसरा ऑप्शन ही हमारा सही है। 13वां प्रश्न। है। एक स्प्रिंग 10 न्यूटन के बल से 5 सेमी खींची होती है। जब 2 किलोग्राम द्रव्यमान को इससे लटकाया जाता है तो दोलन का आवर्तकाल कितना होगा। तो ये आंसर हमारा आया है 0.628 सेकेंड। पहला ऑप्शन इसका सही है। एक वस्तु n आवृत्ति से सरल आवर्ती गति करती है। इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी निकाल लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा 2ni है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। दिखाए गए अनंत लंबाई के चालक में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। इसमें एक चालक दिखाया गया है। देखें ये अनंत लंबाई का है। इसमें 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक के समांतर एक इलेक्ट्रॉन 10⁵ मीटर पर सेकंड के वेग से गति करता है। एक क्षण पर इलेक्ट्रॉन तथा चालक के बीच लंबवत की दूरी 20 सेंटीमीटर है। उस क्षण पर इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल के परिमाण की गणना कीजिए। ये हमारा फिगर दिया गया है। इलेक्ट्रॉन की जो चाल है वो 10⁵ इसका आंसर आया है 10। इसका जो उत्तर आया है यानी इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले बल की परिमाण 8 × 10⁻⁻20 न्यूटन। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है। R1 तथा R2 त्रिज्या के 2 आवेशित गोलीय चालक एक तार से जोड़ दिए जाते हैं। गोलों के पृष्ठ आवेश घनत्व σ1 σ2 का जो अनुपात है वो कितना होगा। तो वो निकाल लेंगे
सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 की वैल्यू जो आई है वो R2 अपॉन R1 आई है, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की सांद्रता उतना ही है जितना पी टाइप अर्धचालक के कोटर की सांद्रता है। दोनों पर वह विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है। दोनों की धाराओं के अनुपात की तुलना करिए, तो दोनों के धाराओं की अनुपात कितना होगा? एन टाइप में के धारा जो है वो पी टाइप धारा से अधिक होगी, तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। एक वर्णी 600 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश से असतन प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोनों की संख्या होगी जब वह 3.3 गुणा 10⁻³ वाट शक्ति उत्सर्जित करता है। तो प्लैंक नियतांक दिया गया है 6.6 गुणा 10⁻34 जूल सेकंड। तो इसका आंसर पर सेकंड फोटोनों उत्सर्जित फोटोनों की संख्या होगी वो 10⁻16 होगी। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड की आयु 100 घंटे है। 150 घंटे के बाद प्रारंभिक सक्रियता का बचा हुआ भिन्नात्मक भाग कितना होगा? तो वो होगा 1/2√2। ये है हमारा तीसरे ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन इसका सही है। यदि ई तथा जी ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण नियतांक हों तो ई अपॉन जी की विमा होती है। तो ई अपॉन जी की विमा निकालेंगे तो वो आएगी m² L-1 T0। ये दूसरे ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन इसका सही है। एक 240 द्रव्यमान संख्या का नाभिक प्रत्येक द्रव्यमान संख्या 120 के 2 खंडों में टूटता है। अखंडित तथा खंडित नाभिकों की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन क्रमशः 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। प्रक्रम में कुल प्राप्त बंधन ऊर्जा होती है। तो टोटल बंधन ऊर्जा हमारी आएगी 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये है हमारा पहले ही ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। चित्रानुसार एक द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। ये किस दिशा में गति करेगा? ये विद्युत द्विध्रुव है, प्लस चार्ज है, इधर माइनस चार्ज है, तो किस दिशा में गति करेगा? ये जो गति करेगा वो दाईं तरफ, क्योंकि इसकी ऊर्जा घटेगी। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। यदि बल F त्वरण कैपिटल है तथा समय t को मुख्य भौतिक राशियां मान ली जाए तो ऊर्जा की विमा हमारी आएगी। तो ये हमारी जो ऊर्जा की विमा आएगी वो आएगी F(A)T²। ये स्क्वायर होगा हमारा, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। एक R त्रिज्या की मोटी धारावाही केबल में धारा कैपिटल I इसके अनुप्रस्थ काट पर समान रूप से वितरित है। केबल के कारण चुंबकीय क्षेत्र BR का परिवर्तन केबल अक्ष से R दूरी के सापेक्ष प्रदर्शित किया जाता है। तो पहले विद्युत क्षेत्र जो है बढ़ेगा और बढ़ने के बाद फिर घटना शुरू हो जाएगा। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसमें आया चौथा ऑप्शन में है, ये पहले बढ़ेगा समान रूप से, फिर ये घटना शुरू हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। ये 25वां प्रश्न है। स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकंड से सम्मिलित कीजिए था नीचे दिए गए विकल्पों में से सही सम्मिलित को छांटिए। तो इसमें देखें कौन सा किससे मिलान कर रहा है, और मिलान करने के बाद सही ऑप्शन का चयन करना है। चलते हैं आगे। तो इसमें मिलान कर दिया है। तो ये मिलान हमारा चौथे ऑप्शन के तहत आ रहा है। ए का Q से, B P और C का S से और D का R से। तो चौथा ऑप्शन सही है। एक रेडियो सक्रिय नाभिक यानी स्वतः विकृत होता है, यानी A और Z ये प्रमाण क्रमांक प्रमाण भार X है, कोई नाभिक उसका है। तो ये हमारा Z एक कम हो गया, दो कम हुए, फिर एक बढ़ गया। तो Z तत्व X, ये Z तत्व X का परमाणु संख्या है। तो इसमें विकृत संभव कण कौन सा है? तो इसमें कण जो होंगे वो बीटा प्लस, और यहाँ दो कम हुआ है अल्फा, और यहाँ एक बढ़ गया तो बीटा माइनस।
तो इसमें चौथे ऑप्शन में दिया गया है बीटा जो प्लस है, अल्फा और बीटा माइनस। चौथा ऑप्शन इसका सही है। 27वें प्रश्न में, एक कप कॉफ़ी 30 मिनट में 90 डिग्री से 80 डिग्री तक ठंडी होती है, जबकि कमरे का ताप 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसी कमरे के ताप पर समान तरह से कप में कॉफ़ी को 80 डिग्री से 60 डिग्री तक ठंडा करने में कितना समय लगेगा? इसका समय लगा है 13/5t, और ये है तीसरे ऑप्शन में है, तो तीसरा ऑप्शन ही इसका सही है। ब्रह्मावस्था जहाँ t 0 हो से एक छोटा ब्लॉक चिकने नत समतल से नीचे की ओर खिसकता है। यदि अंतराल t=n-1 से t=n के बीच ब्लॉक द्वारा चली गई दूरी sn हो तो sn/sn+1 का अनुपात होता है। तो इसका अनुपात होता है 2n-1/2n+1। ये तीसरे ऑप्शन में है, तीसरा ऑप्शन इसका सही है। दिए गए प्रत्यावर्ती वोल्ट स्रोत V=V0 sin ωt से C धारिता का एक धारित्र जुड़ा है। धारित्र के प्लेटों के बीच विस्थापन धारा होती है। विस्थापन धारा कितनी होगी? तो ये होगी हमारी IdV0 C cos ωt। तो ये है हमारा दूसरे ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। एक विभवमापी परिपथ में 1.5 वोल्ट विद्युत बल की एक सेल 36 सेमी तार की लंबाई पर संतरित बिंदु देती है। यदि 2.5 वोल्ट विद्युत बल वाली दूसरी सेल पहली सेल को प्रतिस्थापित करती है तो तार की किस लंबाई पर संतरित बिंदु प्राप्त होता है? तो ये होगा 60 सेंटीमीटर पर। तो इसका आंसर जो है दूसरे ऑप्शन में है, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। एक स्क्रू गेज जब एक तार के व्यास को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो निम्नलिखित पाठ्यांक देता है। मुख्य पैमाने पर पाठ्यांक 0 मिलीमीटर है और वृत्तीय पैमाने पर 52 है। दिया गया मुख्य पैमाने का 1 मिलीमीटर, वृत्तीय पैमाने पर 100 खानों में विसंगत होता है। तो प्रयुक्त दिए गए प्रश्न में तार का व्यास कितना आया है? तो तार का व्यास आया है 0.052 सेंटीमीटर। पहला ऑप्शन इसका सही है। एक्स दिशा में संचरित एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा क्रमशः विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B की सही संभव दिशाओं को प्रदर्शित करता है? यानी चुंबकीय क्षेत्र B और विद्युत क्षेत्र E की सदिश क्या होगा? तो ये है हमारा विद्युत क्षेत्र E के लिए -j+k और चुंबकीय क्षेत्र B के लिए -j-k। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। पृथ्वी सतह से पलायन वेग v है। समान द्रव्यमान घनत्व तथा पृथ्वी के त्रिज्या के 4 गुना त्रिज्या वाले दूसरे ग्रह की सतह से पलायन वेग कितना होगा? तो वो आएगा हमारा 4 गुने के बराबर। तो 4v पहले ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन ही इसका सही है। समान अक्ष के अनुदिश d दूरी पर एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस A तथा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर अवतल लेंस B रखें। यदि A पर आपतित समांतर प्रकाश पुंज B के निकलने पर भी समांतर पुंज रहती है तो दूरी D सेंटीमीटर में होगी। वो कितनी होगी? ये आएगी हमारी 15 सेंटीमीटर। तो अगला हमारा जो ऑप्शन 3 है वो सही है। m द्रव्यमात्रा D घनत्व की छोटी गेंद का वेग ग्लिसरीन से भरे बर्तन में डालने पर कुछ समय बाद अचर हो जाता है। यदि ग्लिसरीन का घनत्व D/2 हो तो गेंद पर लगने वाला श्यान बल होगा। तो ये हमारा mg/2 आ जाएगा। तो यह है दूसरे ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। ये अनुभाग B यानी 35 प्रश्न अनुभाग A में थे और 15 प्रश्न होंगे अनुभाग B। ये हैं भौतिक विज्ञान के ही। एक 200 सेंटीमीटर लंबाई तथा 500 ग्राम द्रव्यमान की समान क्षण एक वेज के 40 सेमी निशान पर संतरित होती है। एक 2 किलोग्राम का द्रव्यमान क्षण से 20 सेमी पर लंबित किया जाता है तथा दूसरा अज्ञात द्रव्यमान m क्षण के 160 सेमी निशान से निलंबित किया जाता है। ज्ञात कीजिए m का मान ज्ञात करना है, जबकि g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इसका हम देखते हैं, सी फिगर बना हुआ है। तो यहाँ से हम बलागुण का सूत्र लगा के निकाल देंगे। तो ये आंसर आ जाएगा 1/12 किलोमीटर यानी
स्मॉल एम जो द्रव्यमान है वो 1/12 किलोग्राम है। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है। एम द्रव्यमान तथा 8 त्रिज्या के एक वृत्तीय छल्ले से 90 डिग्री सेक्टर के संगत एक चाप हटा दिया जाता है। बचे हुए छल्ले के भाग का जड़ता गुण छल्ले के केंद्र से गुजरने वाली तथा छल्ले के तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष एम आर स्क्वायर का के गुना है। तो के का मान कितना होगा? तो इस के का मान आया है 3/4 और 3/4 है हमारा दूसरे ऑप्शन में। तो दूसरा ऑप्शन ही सही है। एक 12 ए लंबाई तथा प्रतिरोध आर का समान चालकी तार ए भुजा के संभावित त्रिभुज तथा एन तथा ए भुजा के वर्गाकार की धारावाहिक कुंडली में मोड़ा जाता है। प्रत्येक कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? तो इसमें एक का आया है √3IA² तथा दूसरे का 3IA² और ये है हमारे दूसरे ऑप्शन में। तो दूसरा ऑप्शन ही सही है। एक 0.15 किलोग्राम की गेंद 10 मीटर ऊंचाई से गिराई जाती है तथा जमीन से टकराकर समान ऊंचाई तक उछलती है। गेंद पर लगाए आवेग का प्रमाण कितना होगा? 4.2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये तीसरे ऑप्शन में है। तीसरा ऑप्शन ही सही है। 40 से 30 सेमी फोकस दूरी के उत्तर लेंस से 60 सेमी दूरी पर एक बिंदु वस्तु उपस्थित है। यदि एक समतल दर्पण मुख्य अक्ष के लंबवत तथा इससे 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है तो अंतिम प्रतिबिंब पाया जाएगा। उसकी दूरी कितनी है? ये हमारा फिगर दिया गया है। ये लेंस है, ये दर्पण है, ये 40 सेंटीमीटर दूरी पर है, ये 60 सेंटीमीटर है। तो इसका आंसर आया 20 सेंटीमीटर समतल दर्पण से ये आभासी प्रतिबिंब होगा। तो ये है हमारे पहले ऑप्शन में। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। R1 तथा R2 त्रिज्याओं की दो चालकी वृत्तीय लूप एक तल में समकेंद्रित रखी है। यदि R1 इज मोर ग्रेटर देन R2 तो उनके मध्य पारस्परिक प्रेरकत्व M समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है ये हम निकाल लेंगे। तो ये आया है हमारा R2² के और ये है हमारा पहले ही ऑप्शन में। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। एक m द्रव्यमान का कण पृथ्वी सतह से समान वेग v = kve से प्रक्षेपित किया जाता है। तो ve पलायन वेग है। यहाँ पर कण के द्वारा सतह से ऊपर प्राप्त अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी? तो वो होगी r² k²। तो ये पहले ऑप्शन में है। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। समान साइज की 27 बूंदें प्रत्येक 220 वोल्ट पर आवेशित होती हैं। यह मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। तो बड़ी बूंद का विभव की गणना कीजिए। गणना करके हमारा आया है 1980। ये है 1980 पहले ऑप्शन में। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है। एक अपचाई ट्रांसफार्मर जो 220 वोल्ट मुख्य प्रत्यावर्ती पूर्ति से जुड़ा है 11 वोल्ट 44 वोल्ट लैंप पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर शक्ति हानि को नगण्य मानते हुए प्रारंभिक परिपथ में धारा क्या होती है? तो ये होगी 0.2 एम्पियर। तो इसका आंसर हमारा दिया गया है दूसरे ऑप्शन में। तो दूसरा ऑप्शन ही सही है। एक श्रेणी LCR परिपथ में 5 हेनरी का प्रेरकत्व 80 माइक्रोफैराडे का धारित्र और 40 ओम का प्रतिरोधक 230 वोल्ट के परिवर्तनीय आवृत्ति के प्रतिवर्ती स्रोत से जुड़ा है। अवनाद कोणीय आवृत्ति का शक्ति की आधी शक्ति सहन करने वाले स्रोत की कोणीय आवृत्तियाँ होंगी। तो ये कोणीय आवृत्ति निकाल लेंगे। ये निकल के आई 46 रेडियन पर सेकंड और 5 यानी 54 रेडियन पर सेकंड। ये है हमारा चौथे ऑप्शन में। तो चौथा ऑप्शन सही है। दिए गए प्रपथ में निवेशी डिजिटल सिग्नल सिरों ए और बी और सी पर अनुप्रयुक्त किए जाते हैं। सिरे वाई पर निर्गत सिग्नल क्या होगा?
तो ये है ए, बी और सी, ये है बाई निर्गत सिंगलन। तो ये होगा हमारा तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा, सीधा होगा 5 वोल्ट पर। दिए गए प्रपत्र के अनुसार R1, R2 और R3 प्रतिरोधों वाले 3 प्रतिरोध जोड़े गए हैं। प्रपत्र में प्रयुक्त प्रतिरोधों के पदों में धाराओं I3 और I1 का अनुपात कितना होगा, ये हमारा प्रपत्र दिया है। तो इसका आंसर होगा R2/R2 + R3। तीसरा ऑप्शन सही है। एक कार भ्रामवस्था से प्रारंभ करती है तब 5 मीटर प्रति सेकंड से त्वरित होती है। t/4 सेकंड पर कार में बैठे व्यक्ति द्वारा एक गेंद खिड़की से बाहर गिराई जाती है। t/6 सेकंड पर गेंद का वेग तथा त्वरण क्या होगा, g/10 मीटर प्रति सेकंड है। तो इसका जो आंसर आया है 20√2 मीटर प्रति सेकंड और वेग त्वरण आया है 20√2 मीटर प्रति सेकंड और वेग आया 10 मीटर प्रति सेकंड। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। एक कण r त्रिज्या के वृत्त में समान चाल से गति करते हुए एक चक्कर पूरा करने में t समय लेता है। यदि यही कण क्षैतिज से उसी चाल से कोण थीटा पर प्रक्षेपित किया जाए तो 4r के बराबर अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करता है। प्रक्षेपण कोण कितना होगा, तो ये है थीटा बराबर sin 2gt² अपॉन πr²। r पे पावर है वो 1/2 की है। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है। गुणकफल वेक्टर f दिया है q v क्रॉस b। ये स्मॉल v और ये वेग है और ये चुंबकीय क्षेत्र है। ये बराबर हम दिया है q × v क्रॉस b i bj bk के रूप में है और q का मान 1 दिया है और v और f की वैल्यू दी गई है। तो फिर कैपिटल B यानी चुंबकीय क्षेत्र का संपूर्ण व्यंजक क्या होगा, तो ये जो निकल के आया है वो आया है -6i - 6j - 8k। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। ये है 51वां प्रश्न। ये रसायन विज्ञान शुरू होता है। पहला अनुभाग ए और फिर होगा अनुभाग बी। अनुभाग ए में 35 प्रश्न होंगे और अनुभाग बी में 15 प्रश्न होंगे। उन अनुभाग बी के 15 प्रश्न में से आपको 10 प्रश्न करने होंगे। ये प्रश्न है, निम्न रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम क्या है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो पहले ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन ही इसका सही है। निम्न अभिक्रियाओं में से कौन धातु विस्थापक अभिक्रिया है, सही विकल्प हमारा तीसरा है। तो तीसरा ऑप्शन सही है। 2-ब्रोमोपेंटेन के विहाइड्रोहैलोजेनीकरण अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद पेंटोटुईन है। उक्त उत्पाद का निर्माण आधारित होता है, तो ये सेट जैव नियम पर आधारित होता है। दूसरा ऑप्शन इसका सही है। टी जो हमारा टेम्परेचर का संकेतन है, तो के जो है केल्विन का है। जो टेम्परेचर है वो केल्विन में। इस पर डाईमेथिल एमीन का pKh एवं एसिड एमीन का pK, ये pKb है और ये pKa है का मान दिया गया 3.27 और 4.77 है। डाईमेथिल एमिनियम एसिटेट विलयन के pH का सही विकल्प कौन सा है, तो pH का सही विकल्प है चौथा विकल्प सही है 7.75। बेरिलियम क्लोराइड की ठोस अवस्था एवं वाष्प अवस्था में संरचनाएं हैं। तो ठोस अवस्था में संरचना श्रृंखला संरचना है और वाष्प अवस्था में द्विलक संरचना है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। बॉयल के नियम का सही ग्राफीय निरूपण चुनें जो विभिन्न तापों पर गैस का दाब V आयतन को प्रदर्शित कर रहा हो। यहाँ पर हमारा P जो है प्रेशर है जो y अक्ष पर है और वॉल्यूम हमारा x अक्ष पर है। तो ये ग्राफ हमारा सही ग्राफीय निरूपण देखना है जिसमें गैस का दाब दिया हो। तो ये हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। निम्न में से किस विधि का उपयोग कर अत्यधिक शुद्ध धातु को प्राप्त कर सकते हैं जो कमरे के ताप पर द्रव है, तो ये आसवन से प्राप्त कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन इसका सही है। वात्या भट्टी में प्राप्त किया जा सकने वाला अधिकतम तापमान 2200 तक
यानी 2200 केल्विन तक प्राप्त किया जा सकता है वात्या भट्टी में तापमान, तो अधिकतम तापमान, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। उत्कृष्ट गैसों के नाम उनकी रासायनिक अभिक्रिया के प्रति अक्रियता के कारण पड़ा है, उनसे संबंधित असत्य कथन को पहचानें। तो इसमें असत्य कथन जो है वो ये है, तीसरा जो कथन है वो उत्कृष्ट गैसों के गलनांक एवं क्वथनांक अति उच्च होते हैं, तो ये कथन असत्य है, अति उच्च नहीं होते हैं, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। निम्न विलयनों को बनाया गया है, ये है 250 ml जल में 10 ग्राम ग्लूकोज को घोलकर P1, 250 ml जल में 10 ग्राम यूरिया घोलकर P2 और 250 ml जल में 10 ग्राम सुक्रोज को घोलकर P3। इन विलयनों के प्राशन दाबों घटते क्रम का सही जो है क्रम क्या है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो होगा वो P2 का होगा, तो P2 हमारा दूसरे ऑप्शन में है और चौथे में भी ये गलत है, तो सबसे अधिक होगा P2 का, उससे कम होगा P1 का और उससे कम होगा यानी सबसे कम होगा P3 का, तो ये घटता हुआ क्रम है प्राशन दाब का, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। 2,6-डाइमेथिल डेक 4 इनकी सही संरचना क्या है, तो सही संरचना दी गई है वो दूसरे ऑप्शन में दी गई है, तो दूसरा ऑप्शन ही इसका सही है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें एस्पिरिन और पैरासीटामोल स्वापक पीड़ाहारी के वर्ग के हैं, तो ये कथन भी गलत है। दूसरा कथन दिया गया है मार्फिन एवं हेरोइन अस्वापक पीड़ाहारी है, तो ये भी गलत है। तो हमें आंसर देना है कि उपरोक्त कथनों के प्रकाश में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुने, तो दोनों कथन फर्स्ट एवं कथन सेकंड गलत है, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। निम्न में से कौन सा विकल्प एक मोल आदर्श गैस के लिए Cp एवं Cv के सही संबंध को व्यक्त करता है, तो ये Cp माइनस Cv बराबर RK होता है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। एथेन के निम्नतम स्थायी संरूपण में द्वितल कोण है, तो द्वितल कोण जो होता है वो 0 डिग्री होता है, तो इसमें पहले ही ऑप्शन में 0 डिग्री, पहला ऑप्शन इसका सही है। किसी षटकोणीय आद्य यानी हेक्सागोनल प्रिमिटिव एकक कोशिका में चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या हेतु सही विकल्प है, तो इसमें चतुष्फलकीय में रिक्तियों संख्या 12 होती है और अष्टफलकीय में रिक्तियों संख्या जो होती है वो 6 होती है, तो ये चीज़ जो है हमारे पहले ऑप्शन में दी गई है, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है। निम्न में से असत्य कथन है, यानी ये 4 कथन हमारे दिए गए हैं, इनमें देखना है कि असत्य कथन कौन सा है, तो असत्य कथन हमारा है अधिकांश त्रिसंयोजी लैंथेनॉइड आयन ठोस अवस्था में रंगहीन होते हैं, तो ये जो कथन है वो असत्य है, रंगहीन नहीं होते हैं, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। देखें ये प्रश्न, किसी अभिक्रिया A से B के लिए अभिक्रिया की एंथैल्पी -4.2 कैलोरी पर मोल एवं सक्रियता की एंथैल्पी 9.6 कैलोरी पर मोल है। अभिक्रिया के लिए सही स्थित ऊर्जा आरेख निम्न में कौन सा है, तो सही ऊर्जा आरेख देखना है, ये गलत है, ये नहीं है, दूसरा भी सही नहीं है। तीसरे जो ग्राफ पे देख रहे हैं वो पी यानी स्थिर ऊर्जा का जो सही ग्राफ है वो तीसरे में दिया गया है, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। निम्न बहुलकों में से कौन योगात्मक बहुलकन के द्वारा निर्मित किया जाता है, तो ये इन बहुलक में सबसे जो उपयुक्त है जो योगात्मक बहुलकन के द्वारा निर्मित होता है वो टेफ्लॉन है, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। मध्यावयवता प्रदर्शित करने वाला यौगिक है, तो ये यौगिक है हमारा C4H10O, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। एक कार्बनिक यौगिक में 78% कार्बन एवं 6% हाइड्रोजन की मात्रा है, इस यौगिक के मूल अनुपाती सूत्र का सही विकल्प क्या होगा, तो C जहाँ 12 दिया गया है और H का जो भार है वो परमाणु भार दिया गया है वो 1 है, तो इसमें जो मूल अनुपाती सूत्र है वो CH3 आया है, तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। एथिलीन डाई एमिन ट्रेटा एसिटेट यानी EDTA आयन है, ये है हमारा 4
O परमाणु और 2 N यानी नाइट्रोजन के परमाणु दाता परमाणु के साथ षटदंतुर लिगेंड है, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। NaCl, HCl एवं CH3COONA की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता क्रमशः 126.45, 426.16 एवं 91.0 cm² पर मोल है। अनंत तन्यता पर CH3COOH की मोलर चालकता कितनी होगी? तो ये हम निकाल लेंगे, तो ये आई है 390.71 cm² यानी सेंटीमीटर² पर मोल, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। CX बंध की यानी कार्बन और हेलोजन की बंध एंथैल्पी का जो सही क्रम है वो क्या है? तो ये हमारा CH3F का सबसे अधिक एंथैल्पी होगी, उसके बाद CH3Cl, उसके बाद CH3Br और फिर CH3 आयोडीन। तो तीसरे ऑप्शन में दिया गया है, यही सही क्रम है, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। टिंडल प्रभाव निम्न के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, सही विकल्प चुनें। तो यानी टिंडल प्रभाव जो है वो इनमें से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो ये स्टार्च विलयन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, चौथा ऑप्शन इसका सही है। RBC की कमी यानी रेड ब्लड कॉर्पसेस की कमीहीनता जनित रोग है, यानी जो रक्तहीनता की कमी है वो विटामिन बी की कमी से होता है और विटामिन बी में भी B12 की कमी से होता है, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से करें, तो इसमें सूची फर्स्ट में दिए गए हैं PCl5S6 इनकी SF6, तो इनकी जो संरचना होगी वो कैसी होगी? तो PCl5 की संरचना होती है वो होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, तो A का 4 से मिलान होगा, और ये SF6 ये अष्टफलकी होती है, तो B का 3 से होगा। तो BRF5 इसकी जो संरचना होती है वो वर्ग पिरामिडीय होती है, और BF3 त्रिकोणीय होती है। तो इसमें देखें कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, तो ये हमारा दूसरे ऑप्शन में A4, B3, C1 और D2, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। कुल 14 प्रकार के वेवे जालकों की अंतः केंद्रित एकक कोशिकाओं की संख्या के लिए सही विकल्प कौन सा है? तो ये अंतः केंद्रित एकक कोशिकाओं की संख्या 3 होती है, तो पहला ऑप्शन ही इसका सही है। BF3 एक समतलीय एवं इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। केंद्रीय परमाणु का संकरण इसमें sp2 होता है और चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है, तो इसमें चौथे ऑप्शन में दिया गया, तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। निम्न रासायनिक अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद है, तो इसमें मुख्य उत्पाद कौन सा होगा? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इसका मुख्य उत्पाद होगा CH3 CH3CH CH2 CH2Br, तो ये दूसरा ऑप्शन इसका सही है। इसमें पहला कथन दिया गया है इस प्रश्न में, अम्लीय सामर्थ्य दिए गए क्रमानुसार बढ़ता है, जो क्रम दिया गया है इसके अनुसार बढ़ता है। HF का कम होता है, इससे बड़ा HCl, फिर HBr, फिर HI, तो ये जो अम्लीय सामर्थ्य का क्रम है तो ये सही दिया गया है, तो पहला कथन सही है। दूसरे कथन में देखें, जय जय समूह के नीचे जाने पर तत्व FCl BrI का आकार बढ़ जाता है, वैसे वैसे HF HCl HBr HI के बंध की प्रबलता घटती जाती है, अतः अम्लीय सामर्थ्य बढ़ता जाता है। उपयुक्त कथनों के प्रकाश में ये कथन भी क्या है? सही है। तो देखते हैं विकल्पों में क्या दिया गया है, तो पहले विकल्प में दिया गया है कि कथन फर्स्ट गलत है, तो ये तो गलत हो गया। दोनों कथन फर्स्ट और कथन सेकंड सही है, तो बी दूसरा ऑप्शन ही हमारा सही है, दोनों कथन सही हैं। ZR जिसका परमाणु इसमें Z का परमाणु 40 है एवं HF 81वां प्रश्न देखें, ZR और HF ये हमारे परमाणु दिए गए हैं कि परमाणु एवं आयनिक त्रिज्याएं समान है, यानी इसके Z की वैल्यू 40 है, इसकी Z वैल्यू जो है 72 है, लेकिन इसकी परमाणविक और आयनिक त्रिज्याएं समान है। तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है लेंथनॉइड आकुंचन, तो ये चौथे ऑप्शन में है, तो चौथा ऑप्शन ही हमारा सही है।
निम्न क्षारीय मृदा धातु हैलाइडों में से कौन से संयोजी एवं कार्बनिक विलायकों में घुलनशील है? तो ये है बेरिलियम क्लोराइड। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। उस यौगिक को पहचाने जो हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया करके ठोस बनाएगा जो क्षार में घुलनशील है। तो इन ऑप्शंस में देखें तो चौथे ऑप्शन में जो यौगिक है वही हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया करके ठोस बनाएगा। ये है CH3CH2NH2। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। हाइड्रोजन का एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक ट्राइटियम निम्न में से किस कण का उत्सर्जन करता है? तो ट्राइटियम जो है बीटा माइनस का उत्सर्जन करता है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। तो ये है ऑल इंडिया रेडियो नई दिल्ली का एक स्टेशन 1.368 किलोहर्ट्ज़ की आवृत्ति पर प्रसारण करता है। संचारक यानी ट्रांसमीटर द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंग दैर्ध्य क्या होगा? तो इसकी तरंग दैर्ध्य निकल के आएगी वो है 219.3 मीटर। तो ये दूसरे ऑप्शन में है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। ये अब है अनुभाग बी। ये भी रसायन शास्त्र का है, रसायन विज्ञान का है। तो इसमें 15 प्रश्न होंगे। इन 15 प्रश्नों में से आपके लिए 5 प्रश्न की छूट दी गई, यानी आपको 15 में से 10 करना है। 0.007 एम एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता 20 एस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। एसिटिक अम्ल का वियोजन स्थिरांक क्या है? तो इसका वियोजन स्थिरांक निकाला गया है। तो ये आया है 1.75 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। निम्न में से किस व्यवस्था में उनके सामने बताए गए गुणधर्म के अनुसार उचित क्रम नहीं दिया गया है? तो पहले में उचित क्रम दिया गया है ऑक्सीकरण समता के बढ़ते क्रम में। ये उचित क्रम है, सही है क्रम है। अम्लीय सामर्थ्य के बढ़ते क्रम में, ये भी सही क्रम है। तीसरे ऑप्शन में ये pKa के मानों के बढ़ते क्रम में नहीं दिया गया है। तो यही उचित क्रम नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। रासायनिक अभिक्रिया के दिए क्रम में अभिकर्मक R है। तो ये रासायनिक क्रिया हो रही है, इसके क्रम में ये R है वो क्या है? तो ये R है वो है CH3CH2OH। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आर्रेनियस समीकरण ये दिया गया है कि ढाल का मान -5×10³ केल्विन है। अभिक्रिया के लिए EA का मान है। तो R की वैल्यू इसमें दी गई है। तो EA का मान जो निकल के आया है 83.0 किलो जूल पर मोल। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। 1 लीटर आयतन में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक मिश्रण जिसमें 4 ग्राम O2 एवं 2 ग्राम H2 ली गई हो, उसका कुल दाब ATM यानी एटमॉस्फेयर में कि सही विकल्प चुने। तो इसका कुल दाब आया, R का मान दिया है और टेम्परेचर भी दिया गया 273 केल्विन। तो ये आया 25.18। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। दिए गए अणुओं में से कौन अध्रुवीय प्रकृति का है? तो ये है SbCl5। तो चौथा ऑप्शन इसका भी सही है। समतापीय परिस्थितियों में किसी आदर्श गैस के अनुक्रमणीय प्रसरण के लिए सही विकल्प है। तो इसमें जो आंतरिक ऊर्जा होगी वो 0 के बराबर होगी, लेकिन टोटल जो ऊर्जा होगी वो 0 के बराबर नहीं आएगी। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। इस प्रश्न में 2 सूचियाँ दी गई हैं, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करें। तो इसमें FeCN6 का मिलान होगा, वो होगा इसमें जो समूह की ऊर्जा है 1.73 BM और पहले दूसरे का जो है फर्स्ट होगा 5.92 और तीसरे का होगा 2 से 0 BM होगी और चौथे का होगा तीसरे से। तो देखें ऑप्शंस में ये पहले ऑप्शन में दिया गया है A के साथ 4, B1, C2 और D3। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है। आयनों के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सम इलेक्ट्रॉनिक युग्म नहीं है? तो इसमें ये है Fe++ और Mn++। ये एक सम इलेक्ट्रॉनिक युग्म नहीं है। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक विलयन जिसमें बेंजीन एवं ऑक्टेन का मोलर अनुपात 3:2 है, उसके वाष्प दाब के मान का सही विकल्प कितना होगा? तो जहाँ 45 डिग्री में बेंजीन का वाष्प दाब हुआ 280
और इलेक्ट्रॉन का वापदार 420, इसको हमें आदर्श गैस मान के चलना है। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आई है वो आई है 336 mmHg। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। इस प्रश्न में भी 2 सूचियां दी गई हैं। इसमें अभिक्रिया दी गई है, वो किस अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है? तो दूसरी सूची में दिया गया, इसका मिलान करना। पहले जो सूची में पहला ही अभिक्रिया है वो है गाटरमान कोक अभिक्रिया। तो A का जो मिलान होगा वो 2 से होगा। बी में जो अभिक्रिया दी गई है ये है हमारी हेलोफॉर्म अभिक्रिया, और सी है एस्टरीकरण अभिक्रिया। और डी में जो अभिक्रिया दी गई है ये अभिक्रिया है, पहले से मिलान होगा इसका, ये है हेल-फोलॉड-जेलेंस्की अभिक्रिया। तो इसमें ऑप्शंस में देखते हैं A2, B3, C4 और D1। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है। निम्न रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित उत्पाद है, ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये क्वेश्चन मार्क के बाद यहाँ पर कौन सा उत्पाद निर्मित होकर आएगा? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें पहला ही ऑप्शन है, इस अभिक्रिया से निर्मित उत्पाद का। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है। CH3CH2COONA, ये अभिक्रिया दी गई है प्लस में NaOH। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर कौन सा अभिकर्मक या रसायन आएगा, इसको पहचान के इसमें लिखना है। तो इसमें होगा कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये है चौथे ऑप्शन में, चौथा ऑप्शन इसका सही है। सूची फर्स्ट का मिलान सूची सेकंड से कराए, ये भी सूची दी गई है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड, इसका मिलान करना है। इसमें दिया गया है सूची फर्स्ट में 2SO2, ये गैस रूप में है, O2 गैस रूप में है, ये इसके बन रहा है 2SO3। तो ये हमारी अम्ल वर्षा है। तो ये पहला के साथ पहले ही होगा। HOCl, ये 2 भागों में टूट गया, OH और Cl में, तो ये धूम को हो रहा है। तो ये भी सही है, यानी B के सामने 2। और CaCO3H2SO4, ये CaSO4H2CO2 ये बन गया है। तो ये ओजोन क्षरण करती है ये चीज़, ये जो उस क्रिया है वो। और ये क्षोभमंडलीय प्रदूषण। तो ये एक दूसरे के सामने सही लगे हुए हैं। तो इनमें ही हमें देखना है ऑप्शन कौन सा है, A फर्स्ट, B सेकंड और C थर्ड और D फोर्थ। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। निम्न रासायनिक अभिक्रिया में मध्यवर्ती उत्पाद X है, ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ पर X जो मध्यवर्ती उत्पाद है वो कौन सा है? तो ये हमारे दूसरे ऑप्शन में है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। अंतर्जातीय परजीविता को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है? तो अंतर्जातीय परजीविता को हम जाति A माइनस और जाति B 0 से निरूपित करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, जब गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र की 2 बराबर भुजाओं के मध्य में स्थित होता है तब ये क्या कहलाता है? तो 2 बराबर भुजाओं के मध्य में है, इसलिए इसको हम मध्य केंद्रीय गुणसूत्र बिंदु कहेंगे। तो इसका भी दूसरा ऑप्शन सही है। एक पादप के परागकोश से पराग कणों के एक भिन्न पादप के वर्तिकाग्र पर, यानी पादप जो है भिन्न पादप है, उसके वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, जिसमें परागण के दौरान वर्तिकाग्र पर आनुवंशिक रूप से भिन्न प्रकार के परागकण लाए जाते हैं, यानी पादप भी भिन्न है और भिन्न प्रकार के परागण लाए गए हैं। तो इसको हम पर्णसेचन कहेंगे। तो दूसरा ऑप्शन इसका भी सही है। इस पेपर का अगर कोड संख्या देखें तो ये P4 है। इस प्रश्न में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। तो सूची फर्स्ट में ए में दिया गया है क्रिस्टी, इसका जो ताल्लुक होगा वो सूची सेकंड में किससे होगा? तो क्रिस्टी जो है सूत्रकणिका में अंतर्वलित रचना कहते हैं। तो ये जो हमारा पहले का जो संबंध होगा सुमेलित होगा वो 3 से होगा। बी में थाइलेकॉइड जो है वो लवक की पीठिका में चपटी झिल्ली नुमा थैलियाँ होती हैं, इनको हम थाइलेकॉइड कहते हैं। तो ये 4 से सुमेलित होगा। सी में है गुणसूत्र बिंदु, ये हमारा गुणसूत्र में प्राथमिक संकीर्ण कहलाता है। तो ये सी के सामने 1 होगा।
और ये है सिस्टर्नी गॉल्जिका उपकरण में डिस्क आकार की थैलियाँ कहलाती हैं, तो डी के सामने 2 होगा। अब देखते हैं हमारा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। तो हमने देखा कि ए के सामने जो है वो तीसरा है, या ए के सामने देखते हैं ये तीसरा चौथे ही विकल्प में है। ए के सामने 3, बी का 4 और सी का फर्स्ट और डी का सेकंड सम्मिलित है, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से पॉलीमरेज श्रृंखला विक्रिया यानी पीसीआर के चरणों का कौन सा सही अनुक्रम है? तो यहाँ में हम देखते हैं अनुक्रम यानी पॉलीमरेज श्रृंखला विक्रिया के जो चरण हैं वो किस अनुक्रम में है, यानी सबसे पहले क्या किया जाता है, तो हम सबसे पहले निष्क्रियकरण किया जाता है, और निष्क्रियकरण इसमें 2 ऑप्शन में है, 2 में और 3 में। इसके बाद हमारा होता है तापानुशीलन और फिर उसको बाद होता है प्रसार। तो ये हमारे तीनों जो चरण हैं वो सही क्रम में लगे हुए हैं, वो दूसरे ऑप्शन में लगे हुए हैं, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। इस प्रश्न में दिया गया है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो 4 कथन दिए गए हैं, इसमें गलत कथन हमें छांटना है। तो पहला कथन है केंद्रक छिद्र केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच दोनों दिशाओं में प्रोटीन और आरएनए अणुओं के लिए एक पत्ती की भांति कार्य करते हैं। तो ये कथन है वो सही कथन है, हमें लिखना है गलत कथन कौन सा है। परिपक्व चालनी नलिका तत्वों में एक स्पष्ट केंद्रक और साधारण कोशिका द्रव्यीय उपांग होते हैं, ये हमारा जो कथन है वो गलत है, यानी पहला हमारा सही है दूसरा गलत है, और गलत कथन ही हमें देखना था, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी दूसरे ऑप्शन में ही हमारा कथन गलत है, बाकी तीसरे में सही है। सूक्ष्मकाय पादपों जंतुओं दोनों में पाई जाती है, ये भी सही है। परिकेंद्रकीय अवकाश केंद्रक के अंदर उपस्थित पदार्थों और कोशिका द्रव्य में उपस्थित पदार्थों के बीच अवरोध का काम करता है, तो ये कथन सही है। तीसरा चौथा और पहला, दूसरा कथन गलत है, और कथन गलत ही हमें सेलेक्ट करना है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। ये 107वां प्रश्न बायोलॉजी का 7वां प्रश्न है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सम्मिलित करना है, तो देखना है सूची फर्स्ट में क्या है, ससंजन बल, आसंजन बल, पृष्ठतनाव और बिंदुस्राव। तो ससंजन बल जो है वो जल के अणुओं के बीच पारस्परिक आकर्षण बल, यानी जल के अणुओं में यानी एक ही पदार्थ के अणुओं में लगने वाला बल, आपस में पारस्परिक बल जो आकर्षण बल है वो ससंजन बल कहलाता है, तो ए के सामने दूसरा होगा। आसंजन बल वो ध्रुवीय पृष्ठों की ओर आकर्षण बल कहलाता है, तो बी के सामने होगा चौथा। अब पृष्ठ तनाव हमारा ये द्रव अवस्था में अपेक्षाकृत अधिक आकर्षण होता है पृष्ठ तनाव में, तो ये पहला, और चौथे के सामने हमारा बचा है तीसरा। देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, यानी नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनना है, यानी ए के सामने कौन सा है, बी के सामने, सी के डी के सामने क्या है। तो हमने देखा कि ए के सामने जो सही आएगा वो दूसरा आएगा, दूसरा हमारा पहले में भी है और दूसरे में भी है। बी के सामने चौथा और बी के सामने चौथा, ये दूसरे ही ऑप्शन में है, सी फर्स्ट और डी थर्ड, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न 108वां प्रश्न है, इसमें भी सूची फर्स्ट सेकंड को सम्मिलित करना है। तो सूची फर्स्ट में वातरंध्र, कॉर्क कैम्बियम और द्वितीयक वल्कुट और कार्क, ये हमारे दिए गए इसमें फर्स्ट सूची में। सेकंड सूची में हमें मिलान करना है, तो ये हमारा क्या है, वातरंध्र कहलाता है। गैसों का आदान प्रदान करने के लिए जो पत्ते में रंध्र होते हैं वो वातरंध्र कहलाते हैं, तो ये हमारा तीसरा ए के सामने सम्मिलित होगा। कार्क कैम्बियम ये हमारा जो है वो कागजन से सम्मिलित होगा, और द्वितीयक वल्कुट काग अस्तर होते हैं, तो चौथा होगा, और डी के सामने हमारा होगा दूसरा। तो देखते हैं ऑप्शन में नीचे दिए गए विकल्प में सही विकल्प कौन सा है। तो सही विकल्प देखना है तो ए के सामने 3 होगा, और 3 जो है तीसरे ही ऑप्शन में है, बी के सामने फर्स्ट, सी के सामने फोर्थ और डी के सामने सेकंड, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। पर्यावरण के प्रत्युत्तर में पादप विभिन्न पदों पर अनुसरण करते हैं या विभिन्न प्रकार की संरचनाओं के निर्माण के लिए विभिन्न अवस्थाओं का अनुसरण करते हैं। इस क्षमता को क्या कहा जाता है? ये जो क्षमता है पर्यावरण प्रत्युत्तर में पादप विभिन्न पदों का अनुसरण करते हैं, तो ये हमारी क्षमता क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है प्रत्यास्थता, तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन है वो सही है।
पादप कोशिकाओं में किसके द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरित किया जा सकता है? तो पादप कोशिकाओं में गामा किरणों के द्वारा उत्परिवर्तन प्रेरित किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन ही इसका सही होगा। कुछ वंश जैसे कि सेलेजिनेला और साल्विनिया 2 प्रकार के बीजाणु उत्पादित करते हैं। ऐसे पादपों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे पादपों को हम विषम बीजाणु कहते हैं। तो ये विषम बीजाणु पहले ही ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। परिपक्व अवस्था में एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश निम्न में से कौन सा होता है? तो परिपक्व अवस्था में एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश में हमारे 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय होते हैं। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। ये हमारा 113वां सवाल। इसमें भी सूची फर्स्ट सेकंड दी गई है, उनको हमें सुमेलित करना है। तो इसमें दी गई है कोशिकाओं के समूह और एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं के, यानी एक विशेष तरह की कोशिकाओं के समूह को ही हम ऊतक कहते हैं। तो इसमें सूची फर्स्ट में हमारी कोशिकाओं की विशेषताएं दी गई हैं और उनमें दिया गया है सेकंड में उसका नाम, यानी ये कौन सा ऊतक बनेगा। तो पहले ऑप्शन में है सक्रिय कोशिका विभाजन की क्षमता वाली कोशिकाओं का समूह, यानी जो कोशिकाएं हैं जो सक्रिय कोशिका विभाजन में भाग लेती हैं, यानी उनमें क्षमता होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि विभज्योतक कहते हैं। तो ए के सामने क्या होगा? सेकंड होगा। बी में एक ऊतक जिसमें सभी कोशिकाएं संरचना और कार्य की दृष्टि से समान होती हैं। तो ऐसी कोशिकाओं के समूह को हम सरल ऊतक कहते हैं। तो दूसरे के सामने यानी बी के सामने चौथा होगा। आगे देखते हैं तीसरे, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं वाला ऊतक। ये हमारा संवहन ऊतक कहलाता है। तो सी के सामने होगा फर्स्ट और डी के सामने हमारा बच गया है तीसरा, यानी अत्यधिक मोटी भित्ति एवं संकरी गुहिका वाली मृत कोशिकाएं क्या बनाती है? तो स्क्लेरिड बनाती है। तो डी के सामने 3 होगा। अब देखते हैं नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर कौन सा है। तो हमने देखा ए के सामने हमारा सेकंड होगा और सेकंड है हमारा दूसरे ही ऑप्शन में, और बी के सामने 4 होगा और सी के सामने 1 और डी के सामने तीसरे से ये सम्मिलित करेंगे। तो 2 ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन से शैवाल केराजिन उत्पन्न करते हैं? तो ये हमारे लाल शैवाल है जो केराजिन उत्पन्न करते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभय लिंगाश्रयी है? तो इसमें देखते हैं हम, पहले ऑप्शन में है साइकस सर्सिनेलिस कैरिका पपाया, दूसरे ऑप्शन में है, और तीसरे में काराय, और यही हमारा क्या है? उभय लिंगाश्रयी। तीसरे में मार्केंसिया पॉलीमार्फा है, तो ये नहीं है। तो तीसरे ऑप्शन में कारा दिया है, यही हमारा जो पादप है वो उभय लिंगाश्रयी है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन पादपों में द्वितीयक उपापचय नहीं है? तो इनमें रबर गोंद है, मॉर्फिन गोडीन, और ये एम्यूनो अम्ल और ग्लूकोज, ये द्वितीयक उपापचयक नहीं है। तो ये तीसरा ऑप्शन इसका भी सही है। समीकरण GPP-R बराबर NPP में R किस निरूपित करता है? तो ये एक समीकरण है, GPP माइनस श्वसन हानि बराबर NPP होता है। तो यहाँ R जो है वो श्वसन हानि को निरूपित करता है। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शैवाल में संचयी खाद्य के रूप में मैनिटॉल होता है? तो ये हमारा शैवाल है एक्टोकार्प्स, इसमें संचयी खाद्य के रूप में मैनिटॉल होता है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। प्रकाश कालिकता के दौरान पादपों में प्रकाश के अवगम का स्थान कौन सा है? तो प्रकाश के अवगम का स्थान हमारी पत्तियां कहलाती हैं। तो ये पत्तियां होती हैं हमारी। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। द्विसंगी पुंकेसर किस में पाए जाते हैं? तो द्विसंगी पुंकेसर हमारे चाइनारोज नींबू में नहीं पाए जाते, चाइनारोज में नहीं पाए जाते, नींबू में नहीं पाए जाते। तो फिर हमारा ये जो मटर है इसमें हमारे जो है द्विसंगी पुंकेसर पाए जाते हैं। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से एक PCR यानी पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का एक अनुप्रयोग नहीं है।
तो पीपीआर का जो अनुप्रयोग में उनमें से जीन उत्परिवर्तन का पता लगाना ये भी अनुप्रयोग है, आणविक निदान ये भी है, जीन प्रवर्धन भी है। तो ये तीनों ही अनुप्रयोग हैं पीसीआर यानी पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के। चौथे ऑप्शन में दिया है पृथक किए गए प्रोटीन का शुद्धिकरण, ये हमारा अनुप्रयोग नहीं है, तो इस हिसाब से जो चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम जैसे पोषकों की मृदा में मात्रा किसी दिए गए समय में कैसे संदर्भित की जाती है? तो कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम के जो पोषक पदार्थ हैं उसमें मृदा में मात्रा तो कैसे संदर्भित की जाती है? तो ये हमारी संदर्भित की जाती है हमारी स्थायी अवस्था के रूप में। तो ये हमारा चौथा ऑप्शन हमारा सही है। सॉर्बम में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के स्थिरीकरण में पहला स्थायी उत्पाद क्या है? तो पहला स्थायी उत्पाद हमारा है ऑक्सैलियो एसिटिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। 124 में भी जो है कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन है जो गलत है वो कथन हमें छांटना है, यानी गलत कथन। तो इनमें पहला कथन दिया गया है एक घास भूमि परितंत्र में संख्या का पिरामिड सीधा होता है, तो ये जो कथन है वो सही है। समुद्र में जीव भार का पिरामिड साधारणतः उल्टा होता है, ये भी कथन सही है। समुद्र में जीव भार का पिरामिड साधारणतः सीधा होता है, ये कथन जो है वो गलत है, क्योंकि समुद्र में जीव भार का पिरामिड साधारणतः उल्टा होता है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि ये जो कथन तीसरा ऑप्शन दिया है वो गलत है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, ये कथन भी सही है। तो हमारा गलत कथन छांटने के हिसाब से तीसरा ऑप्शन सही है, क्योंकि तीसरे ऑप्शन में जो कथन दिया है वो गलत है। प्रकृति में अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा के बावजूद प्रतिस्पर्धा करने वाली जातियों ने अपनी उत्तरजीविता के लिए कौन सी विधि का विकास किया होगा? प्रतिस्पर्धा करने वाली जातियों ने अपनी उत्तरजीविता के लिए हमारा क्या होगा? संसाधनों का विभाजन किया होगा, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। तो इस प्रश्न में देखें, सूची फर्स्ट सूची सेकंड दी गई है। सूची फर्स्ट में है जीव द्रव्य संलयन, तो इसका सम्मिलित करना है, तो ये सम्मिलित होगा पोमेटो से। और पादप ऊतक संवर्धन, तो ये पादप ऊतक संवर्धन है, इसका मिलान होगा पूर्ण शक्तता से। मेरिस्टेम संवर्धन, ये हमारा विषाणु मुक्त पादप है। और सूक्ष्म प्रवर्धन ये सोमाक्लोन से सम्मिलित होगा। अब देखा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो हमने देखा ए के सामने 2, तो ए के सामने 2 हमारा है। तीसरे ऑप्शन में बी के सामने 1, सी के सामने 4 और डी के सामने 3 से सम्मिलित हुए हैं, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगले प्रश्न में दिया गया है कि जनकों द्वारा युग्मकों का उत्पादन, युग्मज का निर्माण और F1 और F2 पादपों को निम्नलिखित में से किस चित्र द्वारा समझा जा सकता है? इन पादपों को समझने के लिए पुनेट वर्ग जो है वो काफ़ी है, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होता है? तो ये पश्चावस्था सेकंड में होता है, तो इसका भी चौथा ऑप्शन सही है। अगला सवाल है पुनर्योगज DNA प्रौद्योगिकी के लिए शुद्धिकरण प्रक्रिया में शीतल इथेनॉल को मिलाने से ये किसे अवक्षेपित करता है? तो ये जो है वो DNA को अवक्षेपित कर देता है, तो DNA हमारा तीसरा ऑप्शन में है, तो तीसरा ऑप्शन ही सही है। 130वां प्रश्न ये पेपर का है और बायोलॉजी प्रश्न का है। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक समष्टि फाउंडर प्रभाव उत्पन्न करता है? तो ये प्रभाव उत्पन्न करता है हमारा आनुवंशिक विचलन। आनुवंशिक विचलन जो है वो एक समष्टि फाउंडर प्रभाव उत्पन्न करता है, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है। एक खेत में घास पात को समाप्त करने के लिए कौन सा पादप हार्मोन उपयोग में लाया जाता है? तो खरपतवार जो घास होती है उसको समाप्त करने के लिए 2,4-D जो हार्मोन है वो ये पादप हार्मोन है जो घास पात को समाप्त करने के लिए काम में लाया जाता है, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। जैमी किसमें पाए जाते हैं?
तो जैमी जो है कुछ लिवर वर्ड में पाए जाते हैं, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। जेल पर रखे एथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित डीएनए रज्जुकों को जब यूवी विकिरण यानी अल्ट्रावायलेट विकिरण के अंतर्गत देखा जाता है तब वे कैसे दिखते हैं? तो वे चमकीली नीली पट्टियों की तरह दिखते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। रोग को ठीक करने के लिए जीन प्रवर्धन करते हुए एक जीन को लक्ष्य किया जाता है, तब यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ पर जीन प्रवर्धन करते हुए जीन को ही लक्ष्य किया जा रहा है, तो ये प्रक्रिया हमारी जीन चिकित्सा कहलाएगी। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, मूल सिद्धांत यानी सेंट्रल डोगमा का पूर्ण प्रवाह चित्र है। ये हमारा प्रवाह चित्र दिया गया है। यहाँ ए बी सी और डी की वैल्यू बताना है। यहाँ पर बी की जगह क्या होगा, ए क्या होगा, सी क्या होगा, डी क्या होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं डीएनए का प्रवर्धन डीएनए में हो रहा है, तो ये हमारा ए की जगह क्या होगा, तो ये होगा हमारा प्रतिकृतिकरण। अब ये हमारा यह होता है डीएनए होता है, तो ये अनुरेखण होता है, तो बी की जगह होगा अनुरेखण, और ये अनुरेखण के बाद एमआरएनए बनता है, तो सी की जगह क्या होगा हमारा एमआरएनए के बाद सी में क्या होगा, रूपांतरण होगा, और ये लास्ट में हमारा प्रोटीन बनेगा। तो ये चौथा ऑप्शन हमारा सही है। अब ये वनस्पति विज्ञान का अनुभाग 2B लिया गया है। तो अनुभाग बी जो शुरू होता है 136 प्रश्न शुरू होता है। तो 136वें प्रश्न है, डीएनए अंगुली छापी में डीएनए अनुक्रम में कुछ विशिष्ट स्थानों में विभिन्नताओं की पहचान की जाती है। इस विशिष्ट स्थानों को क्या कहा जाता है? तो इस विशिष्ट स्थानों को हम पुनरावृत्ति डीएनए कहेंगे। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अगले प्रश्न में है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो इन कथनों में 4 कथन दिए गए हैं, इनमें सही कथन कौन सा है? तो हम देखेंगे, पहला कथन है, विभक्त जीन व्यवस्था प्रोकैरियोटों का विशिष्ट लक्षण है। तो ये जो प्रोकैरियोट है इसका विशिष्ट लक्षण है विभक्त जीन व्यवस्था, तो ये पहला कथन हमारा गलत है। कैपिंग में मैथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट को HRNA के 3 सिरे से जोड़ा जाता है, ये भी गलत है। तीसरा जो ऑप्शन है उसमें कथन दिया गया है, जीवाणुओं में अनुरेखण की प्रक्रिया का समापन करने के लिए RNA पॉलीमरेज RH कारक के साथ बंधित हो जाता है, ये कथन है वो हमारा सही है। तो तीसरा ऑप्शन सही है। 138वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किन कुलों के युग्म में उनके कुछ सदस्यों में परागकणों की जीवन क्षमता उनके मुक्त होने के बाद महीनों तक रहती है? तो ये महीनों तक रहती है। तो इसमें पहले ही ऑप्शन में दिया है रोजेसी लेग्यूमिनोसी, तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। ससीम केंद्र के जीवों में अनुरेखण की प्रक्रिया में RNA पॉलीमरेज 3 की भूमिका क्या है? तो ये tRNA 5sRRNA और snRNA को अनुरेखित करता है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। यह है 140वें प्रश्न, जिसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है, तो हमें सम्मिलित करना है। तो सूची फर्स्ट में है प्रोटीन, असंतृप्त वसा अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल और पॉलीसेकेराइड। तो ये हमारा प्रोटीन जो है वो प्रोटीन में पेप्टाइड बंद होते हैं, तो ए के सामने जो मिलान होगा वो चौथे का होगा। असंतृप्त वसा अम्लों में C डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, यानी 2 बंद होते हैं, तो पहले का तो बी का पहले से होगा। न्यूक्लिक अम्ल जो है वो फास्फोडाइएस्टर बंद होते हैं न्यूक्लिक अम्लों में, तो ये दूसरा, और फिर चौथे से जो मिलान होगा वो तीसरे से होगा। पॉलीसेकेराइड में ग्लाइकोसाइडिक बंद होता है। तो देखते हैं नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ए का चौथे से, बी का पहले से मिलान हो रहा है इसमें, सी का 2 और डी का वो है 3rd। तो दूसरे जो ऑप्शन है वो सही है। 141वां प्रश्न है, उसमें भी स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड को सम्मिलित करना है। तो स्तंभ फर्स्ट में है
नाइट्रोकोकस, राइजोबियम, थियोबैसिलस, नाइट्रोबैक्टर। तो इसका मिलान हमें स्तंभ सेकंड में करना है। तो स्तंभ सेकंड में क्या होगा कि नाइट्रोकोकस जो है वो अमोनिया का नाइट्राइट में परिवर्तन है, तो ए के सामने 2 होगा। और बी में क्या है, राइजोबियम। ये राइजोबियम वायुमंडलीय नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तन है, तो बी के सामने 4। सी में जो है वो थियोबैसिलस है, तो थियोबैसिलस नाइट्रीकरण है। और नाइट्रोबैक्टर हमारा बचा है वो थर्ड में है, नाइट्राइट का नाइट्रेट में परिवर्तन। तो इसमें देखते हैं आगे नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनना है। तो क्या दिया गया है कि ए के सामने हमारा 2, बी के सामने 4 और सी के सामने होगा 1 और डी के सामने 3। तो दूसरा ऑप्शन इसका भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें कथन गलत तलाश करना है। तो कथन गलत कौन सा है? तो पहले कथन देख रहे हैं, उपापचयन अभिक्रियाएं श्वसन में प्रोटीन प्रगणना उत्पन्न करती हैं, तो ये कथन सही है। वायवीय श्वसन के दौरान ऑक्सीजन की भूमिका अंतिम अवस्था तक सीमित रहती है, ये भी सही है। तीसरे जो विकल्प है उसमें जो कथन दिया है, ईटीसी इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला यानी ईटीसी में NADH+ और H+ के एक अणु से ATP के 2 अणु बनते हैं और एक FADH2 से 3 ATP अणु बनते हैं। तो ये कथन है वो गलत है और हमें कथन गलत ही सिलेक्ट करना है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से सही युग्म को चुनिए। यहाँ पर युग्म देखना है, युग्म दिए गए हैं इधर और दूसरी तरफ इसमें 3 युग्म गलत होंगे, तो एक युग्म जो सही है वो कौन सा युग्म है वो तलाश करना है। पहले में दिया है बाह्य त्वचा को फाड़ने वाली शिथिल मृदु कोशिकाएं जो छाल में लेंस के आकार को छिद्र बनाती हैं, तो ये स्पंजी मृदुतक कहलाता है। ये हमारा जो युग्म है वो गलत है। घास की पत्तियों की बाह्य त्वचा में बड़ी रंगहीन रिक्त कोशिकाएं, ये सहायक कोशिकाएं कहलाती है, ये भी गलत है। ये जो युग्म बने हुए हैं वो सही नहीं है। तीसरा युग्म दिया गया है, द्विबीजपत्री पत्तियों में संवहन मंडल मोटी भित्ति वाली बड़ी कोशिकाओं से घिरे होते हैं, ये यौगिक कहलाते हैं, ये भी गलत है। चौथा जो ऑप्शन दिया है इसमें जो युग्म है, मज्जा किरणों की कोशिकाएं जो कैम्बियम वलय के भाग का निर्माण करती हैं, ये अंतरापूलीय कैम्बियम होता है, तो ये हमारा चौथा जो युग्म है वो सही है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। 144वां प्रश्न भी मिलान करने के लिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। इसमें अवस्था दी गई है, एस अवस्था, G2 अवस्था, शांत अवस्था और जीवन अवस्था। तो ये अवस्थाएं हमारी क्या हैं? तो एस अवस्था है, एस अवस्था में DNA का प्रतिकृतिकरण होता है, तो ए के सामने 4 होगा। G2 अवस्था में प्रोटीनों का संस्करण होता है, तो बी के सामने फर्स्ट होगा। ये शांत अवस्था जो है निष्क्रिय अवस्था कहलाती है, इसमें कोई संश्लेषण और प्रतिकरण नहीं होता है, तो सी के सामने 2 होगा। डी है हमारी जीवन अवस्था, तो जीवन अवस्था DNA प्रतिकरण के प्रारंभ होने के बीच अंतराल को जीवन अवस्था कहते हैं, तो डी के सामने 3 होगा। आगे चल देते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। तो इसमें देख रहे हैं कि 1 के नीचे होगा हमारा 4 हमारे 2 में है और बी के सामने 1 होगा, तो ये है चौथा विकल्प। सी के सामने 2 और डी के सामने 3, तो चौथा विकल्प ही हमारा सही है। चरघातांकी वृद्धि समीकरण, ये हमारा चरघातांकी वृद्धि समीकरण है। NT बराबर N0 e⁻RT में ई किससे निरूपित करता है? तो ये हमारा जो ई है वो प्राकृतिक लवण का आधार है, तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। 146वां प्रश्न भी मिलान करने के लिए है, स्तंभ फर्स्ट और स्तंभ सेकंड से सम्मिलित कीजिए। इसमें स्तंभ फर्स्ट में कुछ पुष्प सूत्र दिए गए हैं और स्तंभ सेकंड में उन पुष्पों के नाम दिए गए हैं, तो इसका हमें मिलान करना है कि सही पुष्प सूत्र के सामने
उसका नाम क्या आएगा। तो ये है हमारा ए में पुष्प सूत्र, ये हमारा फैबेसी का पुष्प सूत्र है। तो ए के सामने क्या होगा, 3 होगा। अब बी में जो पुष्प सूत्र दिया है वो सोरेनेसी का है, तो बी के सामने 4 और सी के सामने हमारा 2 और डी के सामने 1। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। इसमें ए के सामने 3, तो इसमें देख रहे हैं ए के सामने हमारा 3 आएगा यानी फैबेसी, और बी के सामने 4 होगा और सी के सामने 2 और डी के सामने 1। तो ये दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो इसमें भी गलत कथन देखना है। तो इसमें पहला कथन है चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलेशन में पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों शामिल होते हैं, ये कथन सही है। एटीपी और एनएडीपी H+ और H+ आयन दोनों का गैर चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलेशन के दौरान संश्लेषण होता है, तो ये भी सही है। तीसरे पे दिया गया है पीचिका लैमेली में केवल पीएस फर्स्ट होता है और एनएडीपी रिडक्टेज का अभाव होता है, तो ये भी सही है। चौथे ऑप्शन में दिया गया है कथन वो है गिराना लैमेली में पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों होते हैं, तो ये जो चौथा कथन है वो असत्य है यानी गलत है, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। 47वें प्रश्न में गलत कथन देखना था, इसमें है सही कथन, इसमें से कौन सा है। तो इसमें सही कथन है हमारा 2 कोशिकाओं के संलयन को केंद्र संलयन कहा जाता है, तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है यानी दूसरा कथन हमारा सही है। कोशिकाओं के एक क्लोन में रेडियोधर्मी प्रोब से इसके डीएनए का संकलन कर और उसके बाद ऑटो रेडियोग्राफी प्रयुक्त कर इसकी पहचान कर कैंसर उत्पन्न करने वाली उत्परिवर्तित जीन का पता लगाना आजकल संभव है। क्योंकि ये पता लगाना कैंसर उत्पन्न करने वाली उत्परिवर्तित जीन का पता लगाना आजकल संभव क्यों हो गया है, क्योंकि उत्परिवर्तित जीन फोटोग्राफिक फिल्म पर नहीं आती, क्योंकि प्रोब में इसका कोई पूरक नहीं है, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। यह 150वां प्रश्न यानी बॉटनी का लास्ट प्रश्न है। प्लाज्मिड PBR 322 में जीन AMP B के अंदर PAT फर्स्ट यानी पैड फर्स्ट प्रतिबंधन एंजाइम है जो एम्पोसिलिन प्रतिरोध दर्शाता है। यदि इस एंजाइम को बीटा गैलेक्टोसाइड उत्पादन के लिए एक जीन के लिए निवेशित किया जाता है और पुनर्योगज प्लाज्मिड को ई कोली स्ट्रेन में निवेशित किया जाता है, तब जो है ये पोषी कोशिका को एम्पिसिलिन प्रतिरोध नहीं बना पाएगा, तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। सूची इसमें दी गई है फर्स्ट और सूची सेकंड, इसके साथ मिलान करो, तो मिलान हमें करना है। तो विखंडावस्था क्या है, तो जो एनिलिडा है वो विखंडावस्था में होता है, तो ए के सामने तीसरा आएगा। बी है हमारा नाल तंत्र, तो नाल तंत्र हमारा पॉरीफेरा में होता है और कंकत पट्टिका टीनोफोरा में होती है और दंश कोशिकाएं होती हैं सिलेंट्रेटा। तो ये हुआ हमारा मिलान। अब देखते हैं निम्न विकल्पों में से उचित उत्तर का चयन करो। तो ये है ए के सामने 3, ये हमारा चौथे तीसरे में है। बी के सामने 4, ये भी चौथे तीसरे में है। सी के सामने आएगा हमारा सेकंड, तो सेकंड है चौथे ऑप्शन में, तो चौथा ऑप्शन ही हमारा सही है। फल मक्खी की प्रत्येक कोशिका में 8 गुणसूत्र यानी 2N होते हैं। यदि सूत्री विभाजन की अंतरावस्था को जीवन प्रावस्था में गुणसूत्रों की संख्या 8 है, तब एस प्रावस्था के बाद गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर 8 गुणसूत्र हैं यानी 2N के बराबर है, तो इस अंतरावस्था की जीवन प्रावस्था में गुणसूत्रों की संख्या अगर 8 है तो एस प्रावस्था के बाद गुणसूत्र संख्या भी समान रहेगी यानी 8 ही रहेगी, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। निम्न कथनों को पढ़ो। तो कथन हम पढ़ रहे हैं। एक कथन में दिया है मेटाजेनेसिस कृमियों में पाया जाता है, तो ये कथन सही नहीं है। एकानोडर्मा त्रिकोरक एवं गुह्य जंतु होते हैं, तो बी इसका जो कथन है वो सही है। गोल कृमियों में संगठन का स्तर अंग तंत्र होता है, तो ये भी सही है।
डी जो कथन दिया है वो टिनोफोर में उपस्थित कंकत पट्टिकाएं पाचन में सहायता करती हैं, ये कथन सही नहीं है। ये जन संवहन का एकांडोडर्मा की विशिष्टता होती है, तो जो ई कथन है वो भी सही है। तो इसमें कथन कौन कौन से सही है? बी, सी और ई। तो निम्न विकल्प में उचित का उत्तर का जो है चयन कीजिए। तो इसमें बी, सी और कथन ई सही है, तो ए ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन इसका सही है। यह है 154वां प्रश्न। कूपिकाओं यानी विसरण स्थल में ऑक्सीजन O2 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का आंशिक दाब mmHg में होता है। तो विसरण स्थल पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आंशिक दाब है वो mmHg में वो है PO2 104 और PCO2 40। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। यह है PCR यानी पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के उपयोग से जीन परिवर्तन की अभिक्रिया के दौरान यदि आरंभ में उच्च तापमान बना नहीं रहता, तब निम्न में PCR का कौन सा चरण पहले प्रभावित होगा? यानी निम्न तापमान में PCR यानी पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का कौन सा चरण पहले प्रभावित होगा? तो इसमें जो पहले प्रभावित होने वाला चरण है वो है निष्क्रियकरण। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, कूपिकाओं में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का चयन करो। कूपिकाओं में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं निम्न PO2, उच्च PCO2 और अधिक H+ आयन, अपेक्षाकृत उच्च तापमान। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। इस प्रश्न में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है, इनका हमें मिलान करना है। तो सूची फर्स्ट में है फाइसेलिया, लेमुलस, एनसाइलोस्टोमा और पिंगटाडा। तो इसका मिलान हमारा फाइसेलिया से पुर्तगाल युद्ध मानव से होगा, और यह है लेमुलस, ये जीवित जीवाश्म है, तो बी का 3। और एनसाइलोस्टोमा अंकुशक्रमी है, तो सी का होगा 4, और पिंगटाडा का होगा मुक्ताशुक्ति। आप देखते हैं निम्न विकल्प में से उचित उत्तर का चयन करो। यह बी 3 और सी 4 और डी फर्स्ट। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। तिल चट्टे के संबंध में कौन सी विशिष्टताएं अनुचित हैं? यानी अनुचित विशिष्टता देखना है तो पहले ऑप्शन दिया, दोनों लिंगों में 10वें खंड में गुदीय लूम पाए जाते हैं, तो ये सही है, उचित है। मध्यांश एवं पश्चांत्र के संधि स्थल पर जठरीय अंधनाल का एक वलय होता है, ये भी उचित है। अधोग्रसनी मुख भागों द्वारा बनाई गई प्रगुहा में होती है, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन दिया है, मादा में 7 से 9 तक अधरक मिलकर जननित कोष्ठ बनाते हैं, तो ये जो विशेषता है वो अनुचित है। यानी ऐसा नहीं होता है कि जो मादा में 7 से 9 तक अधरक मिलकर जननित कोष्ठ बनाते हो। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। यह है, निम्न में कौन हार्मोन मोचक IUD का उदाहरण है? तो इनमें से जो मोचक IUD का उदाहरण है वो है LNG-20। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, अंतःझिल्लिका तंत्र में कौन से कोशिकांग सम्मिलित होते हैं? तो इनमें अंतर्द्रव्यी जालिका, गौजिकाएं सम्मिश्र और लयनकाय एवं रसधानी अंतःझिल्लिका तंत्र में शामिल होते हैं। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। किसी रोग के प्रभावी उपचार के लिए इसके आरंभिक निदान एवं रोग क्रिया विज्ञान को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। निम्न में कौन सी आणविक निदान तकनीक आरंभिक पहचान के लिए बहुत उपयोगी है? तो इनमें से सबसे ज़्यादा उपयोगी जो आणविक निदान तकनीक है वो है एलिसा तकनीक, यानी ELISA तकनीक जो है वो ज़्यादा उपयोगी है। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। अनुचित युग्म को पहचानिए। तो ये युग्म दिए गए हैं, इनमें अनुचित युग्म कौन सा है? तो ये है पहला ड्रग में रिसिन होते हैं, यही अनुचित है क्योंकि ड्रग में रिसिन नहीं बल्कि टॉक्सिन होते हैं। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। बाकी के एल्किलाइड्स में कोडीन और विष में एवरिन और लैक्टिन में कोनेकेनावलिन ए होता है, तो ये तीनों ही उचित है, पहला ही अनुचित है।
दीर्घकालीन स्व प्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करती है एवं जिसके कारण कंकाल पेशी में कमजोरी एवं पक्षघात होता है वो हमारी माइस्थेनिया ग्रेविस कहलाती है। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही है। तारक केंद्र कब द्विगुणित होता है? तो ये एस प्रावस्था में द्विगुणित होता है तारक केंद्र। दूसरा ऑप्शन इसका सही है। स्तनधारियों में शुक्राणु बंधन के ग्राही कहाँ उपस्थित होते हैं? तो ये जोना पेलिसिडा में उपस्थित होते हैं। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है। एक नर और मादा दोनों दात्र कोशिका अरक्तता के जीन के लिए विषम युग्मजी है। इसके कारण संकरण से उत्पन्न संतति का कितना प्रतिशत रोग युक्त होगा? तो ये 25% रोग युक्त होता है। चौथा ऑप्शन इसका सही है। निम्न में कौन मस्किडी कुल में आता है? तो इसमें देखते हैं कौन सा मस्किडी कुल में आता है। तो इसमें दिए गए हैं तिलचट्टा, टिड्डा, जुगनू, मक्खी। तो ये मक्खी है वो मस्किडी कुल में आता है। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करता है उसका उत्पादन कौन करता है? तो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन ये तो आरबीसी के निर्माण को प्रेरित करता है, लेकिन इसका उत्पादन कौन करता है? ये उत्पादन हमारी वृक्क यानी किडनी की जस्ट्राग्लोमेरुलर कोशिकाएं करती हैं। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। इस प्रश्न में सूची फर्स्ट सूची सेकंड दी, इनका भी हमें मिलान करना है। सूची फर्स्ट में वॉल्ट आईयूडी शुक्रवाक उच्छेदन और नलिका उच्छेदन ये हमारे गर्भनिरोधक क्रियाएं हैं। तो इसमें वॉल्ट क्या करते हैं? वॉल्ट हमारे गर्भाशय ग्रीवा में शुक्राणु के प्रवेश को रोकते हैं। तो पहले के सामने पहला ही होगा। आईयूडी ये हमारा गर्भाशय में शुक्राणु की भक्षण क्रिया है। तो ये हमारा 2 के सामने 3। शुक्रवाहक उच्छेदन ये जो है शुक्रवाहक को हटाना कहलाता है। तो दूसरा होगा सी के सामने। नलिका उच्छेदन ये हमारा डी के सामने चौथा होगा। ये डिम्बवाहिनी नलिका को हटाना है। तो देखते हैं निम्न विकल्पों में सही उत्तर का चयन कौन सा सही उत्तर है। तो ए के सामने 1 है तो तीसरे में ही सिर्फ 1 पहला है। तो यही हमारा सही होगा। तो तीसरा ऑप्शन सही है। ओडी अवरोधिनी कहाँ उपस्थित होती है? तो ओडी अवरोधिनी हमारी यकृत अग्नाशयी वाहिनी एवं गृहिणी संधि पर उपस्थित होती है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। इसमें भी सूची फर्स्ट सेकंड दी गई है और इनका मिलान कीजिए। सूची सेकंड में सारे ही अम्ल दिए गए हैं तो इसमें हमें मिलान करना है। सूची फर्स्ट में क्या है? एस्परजिलस नाइगर ये हमारा सिट्रिक अम्ल होता है और एसिटोबैक्टर एसिटाई ये है एसिटिक अम्ल और क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ये है ब्यूटेरिक अम्ल। तो सी के सामने होगा चौथा और लैक्टोबैक्सिलस ये लैक्टिक अम्ल है। तो ये दूसरा होगा। देखते हैं निम्न विकल्पों से उचित उत्तर का चयन करो। तो ये ए के सामने है 3, ए में 3 है दूसरे ऑप्शन में ही और बाकी किसी ऑप्शन में 3 नहीं है। तो यही हमारा सही होगा दूसरा ऑप्शन। तो बी जो है फर्स्ट और सी 4 और डी सेकंड। तो दूसरा ऑप्शन ही हमारा सही है। अर्धसूत्री पूर्वावस्था की कौन सी प्रावस्था का विशिष्ट लक्षण काइजमेटा का उपांत्य भवन है? तो ये है हमारा पारगति क्रम का। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। ए बी ये रक्त समूह है। तो ए बी रक्त समूह के व्यक्तियों को सर्वग्राही क्यों कहते हैं? तो हमारे पहले ही ऑप्शन में दिया गया है प्लाज्मा में एंटी ए एवं एंटी बी प्रतिरक्षी की अनुपस्थिति के कारण ए बी रक्त समूह के व्यक्तियों को सर्वग्राही कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। ये प्रश्न है 174वां। कौन सा एंजाइम निष्क्रिय फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में बदलने के लिए उत्तरदायी है? इन चारों में कौन है उत्तरदायी? तो ये है हमारा थोम्ब्रिन दूसरे ऑप्शन में दिया गया है। तो दूसरा ऑप्शन ही हमारा सही है। एक विशिष्ट पहचान अनुक्रम जो एंडोन्यूक्लियेज द्वारा डीएनए को विशिष्ट स्थिति पर
काटने के लिए पहचाना जाता है, क्या कहलाता है? तो वो हमारे पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम कहते हैं। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। ये है 176वां प्रश्न। निम्न में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा आरएनए आवश्यक नहीं है? आरएनए राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ये आवश्यक नहीं है प्रोटीन संश्लेषण के लिए। तो ये है siRNA, ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में कौन चिकनी पेशी की प्रवृत्ति को अनुचित रूप से दर्शाता है? तो इसमें चौथा कथन है, कोशिकाओं के मध्य संचरण अंतर्विष्ट डिस्क द्वारा होता है। ये जो है अनुचित रूप है चिकनी पेशी का। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। निम्न में किस जीव में लंबी अस्थियां खोखली एवं वातिल होती हैं? तो ये हमारा न्यूफ्रॉन। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। असीम केंद्रकी की अनुलेखन प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम प्रारंभन, दृढ़ीकरण एवं समापन को प्रेरित करता है? तो ये है डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। सक्कस एंटेरिकस का संदर्भ इनमें से किससे है? तो इसका जो संदर्भ है वो आंत्ररस से है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। यह है रतिज रोग किसके द्वारा संचरित होते हैं, यानी वायरल डिसीज, ये किससे फैलते हैं? तो इनमें कारण दिए गए हैं इसमें कि संक्रमित व्यक्ति के रक्त चढ़ाने से इससे फैलता है, रोगाणु और सुइयों के ऊपर से नहीं फैलता। संक्रमित माता के भ्रूण से ये भी कारण सही है, और चुंबन से ये कारण। 3 कारण है हमारे बी, सी और डी, ये सही है, और ये ए और ई गलत हैं। तो निम्न विकल्पों से सही उत्तर का चयन करो। तो ये है हमारा तीसरे ऑप्शन में केवल बी, सी और डी यही कारण है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन के संदर्भ में उचित विकल्प का चयन करो। तो इनमें कुछ कथन दिए गए हैं इंसुलिन के संदर्भ में, तो इनमें कौन सा उचित उत्तर होगा, यानी कौन कौन से कथन सही हैं? तो पहले में दिया है परिपक्व इंसुलिन में सी पेप्टाइड नहीं होती। तो ये कथन उचित है, यानी सही है। आरडीएनए प्रौद्योगिकी में उत्पादित इंसुलिन में सी पेप्टाइड होता है, ये कथन गलत है। प्राक इंसुलिन में सी पेप्टाइड होता है, ये सही है। और इंसुलिन के ए पेप्टाइड एवं बी पेप्टाइड डाइसल्फाइड बंधों द्वारा पारस्परिक जुड़े होते हैं, ये भी सही है। तो इनमें जो कथन है वो ए, सी और डी सही है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर का चयन करना है। तो ये है हमारे चौथे ऑप्शन में केवल ए, सी, डी कथन सही है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। यदि एक डीएनए अणु में एडेनिन की मात्रा 30% है, तब थाइमिन, ग्वानिन एवं साइटोसिन कितने प्रतिशत होंगे? तो इस डीएनए में अगर एडेनिन 30% है तो थाइमिन भी 30% होगा, ग्वानिन 20% और साइटोसिन 20%। तो ये हमारा चौथा ऑप्शन हमारा सही है। 184वां प्रश्न है, निम्न में कौन फसलों के बायोफोर्टिफिकेशन का उद्देश्य नहीं है? तो इसमें सूक्ष्म पोषकों एवं खनिजों की मात्रा में सुधार करना ये उद्देश्य है, प्रोटीन की मात्रा में सुधार करना ये भी उद्देश्य है, और विटामिन की मात्रा में सुधार करना ये भी उद्देश्य है। ये हमारा रोगों की प्रतिरोधकता में सुधार करना ये उद्देश्य नहीं है। तो इस प्रश्न का तीसरा ऑप्शन ही हमारा सही है। डॉप्सन इकाई किसकी मोटाई मापने के लिए उपयोग की जाती है? तो डॉप्सन ओजोन की मोटाई मापने के लिए उपयोग की जाती है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। कोशिका संधियों को पहचानिए जो पदार्थों को ऊतक से बाहर निकलने के से रोकती हैं एवं आयनों एवं अणुओं के तुरंत स्थानांतरण से पड़ोसी कोशिकाओं के मध्य संचरण स्थापित करती हैं। तो इनमें कौन कौन सी संधियां हैं? तो ये हमारी दृढ़ संधि और अंतराली संधि, ये हमारी क्या है, पदार्थों के ऊतक से बाहर निकलने से रोकती हैं किसे, पदार्थों को, और आयनों अणुओं के तुरंत स्थानांतरण के लिए
पड़ोसी कोशिकाओं के मध्य संचरण का स्थापन करती हैं। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। इस प्रश्न में कथन ए दिया गया है और इसका कारण आर दिया गया है। तो कथन है, जब एक व्यक्ति उच्च तुंगता पर जाता है तब यह तुंगता बीमारी के लक्षण जैसे सांस लेने में कठिनाई एवं हृदय की धड़कन बढ़ना महसूस करता है। अब जैसे कोई ऊंचाई पर जाता है तो फिर ये जो बीमारियां आती हैं, सांस लेने में कठिनाई होती है और धड़कन बढ़ जाती है। तो इसका क्या कारण है? उच्च तुंगता पर निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो ये जो कथन है वो सही है और इसका जो सांस लेने में कठिनाई और हृदय की धड़कन बढ़ना महसूस करना, इसका क्या कारण है कि जितनी ऊंचाई पर हम जाते हैं वहाँ वायुमंडलीय दाब के कारण शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो ये कारण भी हमारा सही है। तो देखते हैं, उपर्युक्त कथनों के प्रकाश में निम्न विकल्प में से सही उत्तर का चयन करो। तो ये है हमारे दूसरे ऑप्शन में दोनों ए और आर सत्य हैं एवं आर जो है एक ही उचित व्याख्या है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। ये जो प्रश्न 188वां है, इसमें पेशी संकुचन में कौन सी घटनाएं होती हैं? तो पेशी संकुचन में एच क्षेत्र विलुप्त हो जाता है, ये घटना होती है, सही है। ए बैंड चौड़ा हो जाता है, ये घटना सही नहीं है, ये नहीं होता, चौड़ा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं रहता है। आई बैंड की ऊंचाई कम हो जाती है, ये भी सही है। मायोसिन एटीपी को जल अपघटित कर एडीपी एवं पीआई का मोचन करता है, ये भी सही है। एक्टिन से संलग्नित जेड रेखा अंदर की तरफ खिंच जाती है, ये भी सही है। तो कौन कौन सही है? ए, सी, डी और ई। निम्न विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करो। तो ये हमारा दूसरे ऑप्शन में है, केवल ए, सी, डी, ई सही है। तो दूसरा ऑप्शन ही हमारा सही है। सूची फर्स्ट, इस सवाल में सूची फर्स्ट और सेकंड दी है, इसको मिलान करना है। सूची फर्स्ट में है ये अस्थियों के नाम दिए, स्कैपुला, कपाल, ओरोस्थी और कशेरुकदंड। तो इसमें सूची सेकंड में हमें मिलान करना है। तो स्कैपुला जो है वो क्या है? त्रिभुजाकार चपटी अस्थि है। कपाल जो है वो रेशीय जोड़ है। ओरोस्थी चपटी अस्थि होती है और कशेरुकदंड जो है उपास्थि युक्त जोड़ होते हैं ये। तो इसमें देखते हैं, निम्न विकल्प में से उचित उत्तर का चयन करो। तो ये देखते हैं कि ए के सामने है 4, बी 3, सी 2 और डी 1। तो पहला ही ऑप्शन सही है। 190वें प्रश्न में भी सूची फर्स्ट सूची सेकंड दी गई है, उसमें मिलान करना है। तो ये है अनुकूली विकर्ण, इसका मिलान होगा डार्विन की फिंच। अभिसारी विकास, ये है तितली एवं पक्षी के पंख। और अपसारी विकास है मनुष्य एवं व्हेल के अग्रपाद की अस्थियाँ। और मानवीय क्रियाओं के द्वारा विकास, ये है शाकनाशी एवं पीड़कनाशी के अत्यधिक उपयोग से प्रतिरोधी किस्मों का चयन। तो ये हमारा ए के सामने 4, बी के सामने 3, सी के सामने 2 और डी के सामने 1। तो निम्न विकल्प में से उचित उत्तर का चयन करो। तो ये है हमारा दूसरा ऑप्शन, ये सही है। अगला प्रश्न भी इसी तरह का है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ मिलान करो। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में हमें मिलान करना है। तो ए में दिया है यानी पहले ही फाइलेरियसिस, तो इसका मिलान होगा वुचेरेरिया बैंक्रॉफ्ट टाई। तो इसका मिलान होगा 3 से। ये है अमीबता, तो अमीबता का मिलान एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। न्यूमोनिया, ये न्यूमोनिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। और रिंग वर्म जो है ट्राइकोफाइटोन। निम्न विकल्पों में से उचित उत्तर का चयन करो। तो इसमें है A3, B4, C1 और D2। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। यह प्रश्न भी सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के मिलान करने के लिए दिया गया है। एलन का नियम, इसका मिलान होगा ध्रुवीय भालू से। शरीर क्रियात्मक अनुकूलन, ये हमारा कंगारू चूहा। व्यवहारिक अनुकूलन, ये पाया जाता है मरुस्थलीय छिपकली में। और जैव रासायनिक अनुकूलन, ये है गहराई में समुद्री मछली पर। अब देखते हैं नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित
उत्तर का चयन करो। तो ये है ए के सामने 4, 4 तो ये सब में ही है। बी के सामने है 1 और सी के सामने है 2। तो ये है चौथे ऑप्शन में। तो चौथा ऑप्शन ही हमारा सही है। अगला प्रश्न है, सगर्भता के उत्तरार्ध की अवधि में कौन रिलैक्सिन हार्मोन का स्रावित करता है? तो ये हार्मोन पीत पिंड स्रावित करता है। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। केंचुए के प्रोमुख से संबंधित कथनों में दिए गए हैं। पहला कथन है, यह मुख को ढकने का कार्य करता है। तो ये कथन जो है वो सही है, प्रोमुख के संबंधित। यह फान मृदा दरारों को खोलने में मदद करता है जिसमें ये रेंग सकता है। तो ये भी सही है। यह एक संवेदी संरचना है। तो ये जो प्रोमुख केंचुए का है वो एक संवेदी संरचना भी है। तो ए, बी और सी तो सही है। डी में दिया है यह शरीर का प्रथम खंड है, ये जो कथन वो गलत है। तो ए और बी और सी जो कथन है वो सही है। निम्न विकल्पों में से उचित उत्तर का चयन करो। तो इसमें है ए, बी एवं सी सही हैं। तो दूसरे ऑप्शन में है, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। इस प्रश्न में भी लिपिड के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। तो इसमें देखना है कौन से सही हैं। तो लिपिड के बारे में पहला जो कथन है वो है, ऐसे लिपिड जिनमें केवल एकल आबंध होते हैं उन्हें असंतृप्त वसा अम्ल कहते हैं। ये कथन गलत है। तो ये लेसिथिन फास्फोलिपिड है, ये बात जो है वो सही है। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन ग्लिसरॉल है, ये भी सही है। यानी बी और सी सही है, ए गलत है। डी में पॉलमिटिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक कार्बन सहित 20 कार्बन के परमाणु होते हैं, ये गलत है। एरिकेडोनिक अम्ल में 16 कार्बन परमाणु होते हैं, ये भी गलत है। तो इसमें सिर्फ 2 ही कथन सही है, बी और सी। अब निम्न विकल्पों में से उचित उत्तर का चयन करो। तो इसमें विकल्प में दिया है बी और सी, केवल बी और ई, ये गलत है। ए और बी, इनमें ए गलत है, बी सही है, तो ये भी गलत है। तीसरे ऑप्शन में दिया गया है सी और डी, तो ये भी सही नहीं है क्योंकि सी तो सही है लेकिन डी गलत है। चौथे ऑप्शन में है केवल बी एवं सी, तो ये चौथा ऑप्शन हमारा सही है। इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं। पिरकुट AUG मिथियोनिन एवं फेनिल एनानिन का कूट लेखन करता है। तो ये जो कथन है वो गलत है। दूसरा कथन है AAAN ट्रिपल ए एवं AAG यानी AAG दोनों प्रकुट एमिनो अम्ल लाइसिन का प्रकुट लेखन करते हैं। तो ये कथन जो है वो सही है। अब देखते हैं प्रयुक्त कथनों के आधार पर निम्न विकल्पों से सही उत्तर का चयन करो। तो इसमें पहले ऑप्शन में दिया है कथन फर्स्ट गलत है लेकिन कथन सेकंड सही है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। अगले प्रश्न में दिया गया है एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी से क्या होता है? तो इससे हमारा प्रतिरक्षी तंत्र कार्यहीन हो जाता है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक यानी MOET का चरण नहीं है? तो इसमें पहले ऑप्शन में दिया गया है निषेचित अंडे 8 से 32 कोशिकावस्था में प्रतिनियुक्त मादा में स्थानांतरित किए जाते हैं। तो ये चरण है। गाय में उच्च अंडोत्सर्जन के लिए LH जैसी क्रिया वाला हार्मोन दिया जाता है, ये भी सही है। गाय एक समय में लगभग 6 से 8 अंडे उत्पन्न करती है, तो ये भी सही है। यानी इसका मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक का चरण है। ये जो चौथे ऑप्शन में दिया है गाय को कृत्रिम वीर्यसेचन द्वारा निषेचित किया जाता है, तो ये चरण नहीं है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। मानव में प्रसव के आरंभ के लिए निम्न में कौन महत्वपूर्ण अवयव नहीं है? तो ये है हमारा प्रोलैक्टिन का मोचन, ये अवयव नहीं है। बाकी केस में सारे ही मानव में प्रसव के आरंभ के लिए महत्वपूर्ण अवयव हैं। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। ये प्रश्न 200वां है बायोलॉजी का और पूरे ही क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है।
निम्न में हिस्टोन के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें पहला कथन है हिस्टोन की पार्श्व श्रृंखला में धनात्मक आवेश होता है, ये भी सही है कथन। हिस्टोन संगठित होकर 8 अणुओं की एक इकाई बनाते हैं, ये भी सही है। हिस्टोन की पीएच किंचित अम्लीय होती है, ये कथन गलत है। हिस्टोन में लाइसिन और अर्जिनिन एमिनो अम्ल प्रचुर होते हैं, ये भी सही है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है, ये तीसरा जो कथन है वो गलत है। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, गुलसिता हमारा।